हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथ का क्लास कर रहे हैं, जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, मैथ जो 1 to 5 में पूछा जाता है, जो 6 to 8 में पूछा जाता है और 9 10 में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन रहेगा, 1 to 5 वाला भी, 6 to 8 वाला भी और 9 10 वाला भी। और डिस्कशन जो था, हर एक का थ्योरी भी बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। जिस प्रकार से क्वेश्चन बोलेगा उसी प्रकार से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर दो विषय का मार्क्स का बात किया जा रहा है, किसका? गणित और अंग्रेजी का, इंग्लिश और किसका? मैथ का। तो सिंपल हम लिख लेते हैं, गणित को एम से दर्शा देते थे, एम प्लस इंग्लिश को ई से दर्शा देते हैं। तो दोनों का जो योग आया है, कितना आया है? 40 आया है। तो ये एक समीकरण 1 का काम कर रहा है, इक्वेशन 1 का काम कर रहा है। यदि उसे गणित में 3 अंक क्या किया जा रहा है? अधिक कर दिया जाए और अंग्रेजी में 4 अंक कम कर दिया जाए, तब दोनों का गुणनफल जो हो कितना हो? 360 के बराबर होगा। तो कमल द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अलग अलग अंक बताना है, कितना होगा। देखिए बताया जा रहा है कि जो गणित सब्जेक्ट है उसमें अगर 3 नंबर बढ़ा दिया जाए तो इतना हो गया गणित का मार्क्स, और अंग्रेजी में 4 नंबर घटा दिया जाए तो इतना हो गया। ये दोनों का जो गुणनफल होगा कितने के बराबर होगा? तो 360 के बराबर होगा। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब यही दोनों को सॉल्व करके हमको एम और ई का मान निकालना है। देखिए जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन में एम और ई का मान पूछा है तो कभी भी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से चलेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला है कि पहले दोनों का योग 40 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये दोनों का योग 40 है तो है, ये दोनों का योग 40 है तो इसका भी योग 40 है, योगफल सम, इसका भी सम, ये दोनों का सम, ये दोनों का योग 40 नहीं है तो ये ऑप्शन कैंसल आउट पहले ही हो गया। अब ये दोनों में सही है कि नहीं, तो अब क्या करते हैं, जो पहले किसकी विषय का था? गणित का, तो उसमें 3 नंबर बढ़ाते हैं और इंग्लिश में 4 नंबर घटाते हैं, गुना करके देखते हैं 360 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए अगर गणित में 3 नंबर बढ़ाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा? तो गणित में 3 नंबर बढ़ाएंगे तो ये 24 हो जाएगा। गणित में अगर हम 3 नंबर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और इंग्लिश में 4 नंबर घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा। और 24 में अगर 15 से गुना करते हैं तो ये कितना निकल के आएगा? तो ये 360 के बराबर है। आप गुना कर सकते हैं, 15 चौका 60 के 0, हाथ में 6, 15 30 30 6 36, 360 के बराबर, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अगला भी चेक कर लेते हैं। पहले मैथ का 3 नंबर बढ़ाना है, तो 12 है तो 3 नंबर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और ये 28 है तो इसमें 4 नंबर घटाना है तो ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और ये भी जब गुना होगा तो कितना आ जाएगा? 360 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो रहा है? सही हो रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब मोर देन 1 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से दिमाग लगाना है कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा समझ लेते हैं। पहले बताया, एक थैला है जिसमें कितना? 2 लाल गेंद रखा गया है, 3 हरी और 2 नीली। मतलब एक थैला है, इस थैले में हम लोग बोल सकते हैं कितना? तो 2 लाल गेंद रखा हुआ है, और हरा गेंद का बात करेंगे तो 3 हरा गेंद इसमें रखा हुआ है। 3 गो हरा गेंद है। और अगर बात करेंगे नीला का, तो नीला इसमें से कितना था? नीला इसमें 2 गेंद है, 2 नीला गेंद है। अब ये एक कंटेनर है, इसमें रख दिया गया है। बिना देखे इसमें से क्या करना है? बिना देखे इसमें से बॉल निकालना है। इस कंटेनर के अंदर से बिना देखे बॉल निकालना है, लेकिन कितना गेंद निकालना है? 2 गेंद निकालना है। और 2 गेंद में हमको उसका प्रायिकता निकालना है जिसमें क्या हो कि एक भी इसमें से नीला गेंद ना हो, एक भी इसमें से नीला गेंद ना हो। अगर नीला गेंद नहीं हो तो क्या क्या संभावना हो सकता है 2 गेंद निकालने का, उस संभावना को लिखना है। क्या क्या संभावना हो सकता है 2 गेंद निकलने का, तो उसको संभावना को हम लोग लिखना। देखिए
या करके पहले हम लिखेंगे कि पहला संभावना हो सकता है कि दोनों को दोनों क्या लाल हो जाए, दोनों को दोनों क्या हो जाए, लाल हो जाए। तो देखिए प्रायिकता या में चलता है, इस बात को ध्यान में रखना, दोनों को दोनों क्या हो जाए कि रेड बॉल आ जाए, इसका प्रायिकता हो सकता है। या दोनों को दोनों क्या हो जाए, अगर नीला नहीं आएगा तो दोनों को दोनों हरा हो सकता है, ये रेड हो गया, ग्रीन के लिए जी लिख देते हैं। या हो सकता है दोनों को दोनों क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। या हो सकता है कि एक क्या आ जाए, तो एक हरा आए और एक क्या आ जाए, ग्रीन आए, एक हरा आए या एक ग्रीन आए, ऐसा संभावना हो सकता है। अब देखिए जब भी दो गेंद निकालेंगे तो ये सब बातें थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। तो अब प्रायिकता लिखते हैं। अब देखिए जब दोनों को दोनों रेड होगा, जब दोनों को दोनों रेड होगा तो इसका प्रायिकता मतलब क्या लिखाएगा, हम लोग कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। देखिए रेड कितना है मेरे पास, रेड 2 है और 2 में से क्या होगा, 2 हो सकता है। या कभी भी रहता है तो प्लस में करते हैं। अब बट्टे में कुल, तो कुल कितना बॉल है, तो कुल हमारे पास 7 बॉल है, 7 में से हम लोग 2 निकाले तो 7C2 हो जाएगा। प्लस अब इसमें से दोनों को दोनों हो सकता है ग्रीन हो, तो ग्रीन मेरे पास कितना है, 3 है, तो 3C2 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई अभी भी 7 में से निकाले 7C2 हो जाएगा। वैसे ही अगर एक रेड होगा तो रेड मेरे पास कितना है, तो रेड मेरे पास 2 है तो 2C1, एक रेड निकाल रहे, एक क्या कर रहे थे, एक ग्रीन निकाल रहे थे, ग्रीन कितना है, 3 है, 3C1। तो ये दोनों को दोनों यहाँ पर गुना में रहेगा, बट्टे में कुल कितना निकाल रहे हैं, तो कुल 7 में से 2 निकाल रहे हैं। तो यही पर एकता, इसी को सॉल्व करना है। अब ये 2C1 और 7C1 इसका मान आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर नहीं आता तो यहाँ पे हम लिख देते हैं NCR का मान कितना होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r के फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पूछा है कि n फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो इसका मतलब होता है n गुने n-1 गुने n-2। ये कब तक चलते जाता है, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक, घटाते घटाते ऐसे लिखा जाता है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर NCN का मान बोला जाता है, इसका मान डायरेक्ट याद रखना है, कितना सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार से अगर NC1 का बात करेंगे तो NC1 का भी मान याद रखना है, कितना होता है, तो इसका मान n हो जाता है। NC1 अगर रहेगा तो NC1 का मान n हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट याद रखिए, ऊपर में n है, नीचे में एक कम है, n-1 है, तो इसका भी जो मान होता है, इसका भी मान n हो जाता है। इसका भी मान कितना होता है, n हो जाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक, हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन में, सिर्फ फास्ट कैलकुलेशन होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर 2C, दोनों को दोनों ओपन चेयर सेम है तो इसका मान 1 होता है, अभी हम दिखा दिए। अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल जब तोड़ेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। 7 फैक्टोरियल का मान तोड़ेंगे, 6 फैक्टोरियल, उसके बाद 5 फैक्टोरियल, इसके बाद ऐसे टूटते जाता है, तो इसको इस तरह से 5 फैक्टोरियल पर ही छोड़ देंगे। यहाँ पर नीचे में एक 2 फैक्टोरियल आएगा और एक और क्या आएगा, तो एक 7 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 फैक्टोरियल बचेगा, 5 फैक्टोरियल लिख दिए। सब नीचे में समान ही रहेगा, यही आएगा सबके नीचे। और 3 फैक्टोरियल 2 का मान नहीं बताया कि ऊपर में जितना रहे नीचे एक कम रहेगा, इसका डायरेक्ट ऊपर वाला मान हो जाएगा 3। और ये सब मान सेम ही आएगा, इसलिए नीचे में अभी लिख नहीं रहे। ठीक है, सिर्फ इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ पे 1 बटे ये 2 फैक्टोरियल का मान क्या हो जाएगा, 7 गुने 6 बटे में, अगर ये 2 है तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 1 तक जाकर रुक जाता है, तो ये 2 से 3 कट जाएगा 3। नीचे में क्या आएगा, 21 आएगा। ये सबका मान कितना आएगा, तो 21 निकल के आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर का लिखते हैं, यहाँ पर हम बराबर करके, ऊपर में यहाँ पे 1 आ रहा है, नीचे में यहाँ पे 21 आएगा। प्लस यहाँ पर ऊपर में कितना 3 आ रहा है, नीचे में 21 आएगा। प्लस 3, तो 3 का 2C1 है तो डायरेक्ट 2 हो जाएगा, इसलिए नीचे में 1 रहेगा तो डायरेक्ट ऊपर जो रहता है वही हो जाता है। यहाँ पर 3 हो जाएगा, बट्टे में 21 हो जाएगा। अब ये तीनों के तीनों नीचे में समान है तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ेगा, तो 1 प्लस 3 प्लस यहाँ 3 दूना का 6/21। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/21 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रायिकता का मान निकालते हैं। प्रायिकता थोड़ा टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हर एक के लिए बस की बात नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आगे बात किया जा रहा है कि एक आदमी ने 10 महीने में 33,000 रुपये की बचत की। पहले महीने के बाद उसे हर महीने उसने पिछले महीने के तुलना में क्या 100 रुपये अधिक बचत करता है। मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि अगर 200 से स्टार्ट किया तो अगला कितना होगा 300, 100 हमेशा बढ़ते जाएगा, अगला मंथ कितना होगा 400। तो इस तरह से हर एक साल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो बोल रहा है कि पहले महीने में उसने कितने बचत किया। देखिए, जब समान मात्रा में कोई चीज़ बढ़ता है, जब सेम मात्रा में कोई चीज़ बढ़ता है तो वो किस सीरीज में रहता है, तो वो एपी सीरीज में रहता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी श्रेणी में आता है। अब देखिए, पहला ए क्या है नहीं पता है, तो ए को ए मान लेते हैं और ये हर एक साल कितना 100 से बढ़ रहा है। हर एक साल कितना था, अगला साल फिर 100 बढ़ेगा तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। तो ये इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ये कब तक जा रहा है, तो 10 महीने तक। कब तक जा रहा है, 10 महीने तक। तो कहने का मतलब कि ये टोटल कितने हो रहा है, तो 10। तो मतलब एन का मान एपी में, देखिए एपी में एक एनवा पद का फॉर्मूला होता है। तो एनवा पद का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये एनवा पद का फॉर्मूला होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। और एपी में योगफल का एक फार्मूला होता है एसएन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एन जो होता है पदों की संख्या होता है, डी जो होता है सारे अंतर मतलब कि हर एक पद कितने से बढ़ रहा है, समान मात्रा में कितना 100 से बढ़ रहा है, तो डी का मान हो जाता है। ए होता है पहला पद होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, 10 महीना का योगफल दिया हुआ है, मतलब इतना 10 महीना में कितना उसको बचत हो रहा है, इतना मतलब ये योगफल दिया हुआ है। मतलब एसएन का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 33,000। एसएन का मान 33,000। एन का मान कितना महीना का बात करें, 10 महीना का, 10 महीना तक बचत करे तो एन का मान 10 दिया हुआ है। और डी हर एक मंथ कितना बढ़ रहा है 100, तो डी का मान 100 दिया हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि पहला दिन पहला महीना में कितना बचत किया, तो वो ए का मान पूछ रहा है। अब सबका मान अगर इसमें रखते हैं तो ये 3300 हो गया। एन के जगह यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10/2 डिवाइडेड 2 इंटू ए, तो ए का मान निकालना ही, एन का मान 10, 10 में से 1 घटेगा 9, डायरेक्ट लिख देते हैं। और डी का मान कितना है 100। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, ये यहाँ से 5 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पर 33,000/5 इधर गुना में है तो इधर डायरेक्ट भाग में ला दिए। यहाँ बचेगा 2 प्लस 9 में 100 से गुना होगा तो 900। ये 5 से पहले काट देते हैं तो 5 6 के 30 हो जाएगा, 3 बचेगा तो फिर से 5 6 के 30 और 2 0 बचेगा। अब ये 900 2 के साथ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 6600 माइनस 900 बराबर में 2। तो 6600 में से अगर 900 घटा देते हैं तो ये सभी को पता है कितना हो जाएगा, ये 5700 निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना 5700 बराबर 2a। ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में से ये 2 से कटेगा तो 2 दूना का 4, 1 बचेगा, 8 दूना का 16, फिर से 1 बचेगा, 5 दूना का 10, 1 0। तो ए का मान कितना निकल के आ गया 2,850 रुपये निकल गया। तो मतलब पहला महीना में उसने कितना बचत किया, तो 2,850 रुपये का बचत किया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एपी का मतलब क्या होता है, तो एपी उस टर्म को बोलते हैं, उस सीक्वेंस को बोलते हैं जिसमें हर एक टर्म में समान मात्रा में वृद्धि होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपी के नाम से जानते हैं। जैसे इसका जनरल लिखा जाता है तो पहला पद अगर ए है तो दूसरा पद में डी का वृद्धि होगा तो ए प्लस डी, फिर इसमें फिर से डी का वृद्धि होगा तो इसमें एक और डी जुड़ेगा तो 2d हो जाएगा, फिर इसमें एक और डी का वृद्धि होगा तो कितना 3d हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। एपी में ये जो डी होता है इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग सारे अंतर के नाम से जानते हैं। ठीक, उसमें हम लोग एनवा कोई भी पद निकालना है तो उसके लिए फार्मूला दिया जाता है ए प्लस n-1 इंटू डी, और ये सारे पदों का योग निकालना रहता है तो योग निकालने का ये फार्मूला दिया जाता है। बस ये तो फार्मूला भी ध्यान में रखना है आप सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है 24,200। ठीक है,
अब बात अब बात किया जा रहा है कि 6.6 किलोमीटर पर घंटा के दर से, मतलब ये स्पीड दिया हुआ है किसी का, एक महिला का, जो खेत को तिरछे किनारे तिरछा कितने समय में पार करेगी। मान लो कि ये खेत कैसा है, तो वर्गाकार खेत है। अब ये बात करें तिरछा, मतलब कि ये डायगोनली ऐसे जाएगी महिला, तो अगर इस रास्ते से जाती है महिला, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, अगर महिला का चाल इतना दिया हुआ है तब। तो देखो, चाल पता है, समय निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी पता होना चाहिए, ठीक है। अब दूरी पता करने के लिए सबसे पहला हम लोग का काम क्या करना है, देखिए दूरी पता करने के लिए ये वर्गाकार है, तो इसके भुजा की लंबाई अगर ए मानते हैं, सबका सारा भुजा ए सभी को पता है, तो सारा भुजा की लंबाई ए होता है, समान भुजा होता है वर्गाकार का। तो यहाँ से ये ए है, तो इसका जो डायगोनल है, इसका जो विकर्ण है, उसका लंबाई कितना होता है, √2 इंटू ए होता है। सबसे पहले हमको ए पता होना चाहिए, तभी अगर √2 से गुना करके इसका डायगोनल की लंबाई निकाल सकते थे। ए कैसे निकलेगा, तो सभी को पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, और यही दिया हुआ है कितने के बराबर है, 4220 के। अब यहाँ पर स्क्वायर है, तो इधर क्या करेंगे, रूट ले लेंगे इसका भुजा निकालने के लिए, तो 4220 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो अभी भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दो से पहले यहाँ पे √2 हमको चाहिए, तो √2 से गुना कर सकते हैं, या पहले ए का ही मान निकाल। देखिए ए का मान निकालने के लिए कभी भी 2 जीरो है पेयर में, तो एक जीरो बाहर निकल जाता है, बाकी इसका देखना रहता है कि इसका कितना रूट बाहर निकलेगा। अब इसका तो रूट होता नहीं है, सभी को पता है, तो इसका अगर गुणनखंड कर लेते हैं तो 1 2 1। अब इसका तो सभी को पता है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो कैसे लिख सकते हैं, 242 को क्या लिख सकते हैं, तो पता चल गया 2 गुने 121 लिख सकते हैं। और 2 जीरो का मतलब क्या है, इसको गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसमें किसका रूट निकल जाएगा, देखिए 121 का रूट 11 होता है, और 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। सब गुना में निकलेगा, सिर्फ रूट के अंदर क्या बच जाएगा, √2। अब ए का मान यहाँ से क्या आ गया, 110 √2 हो गया। अब ये ए का मान है, हमको किसका मान चाहिए, विकर्ण, तो विकर्ण चाहिए, तो विकर्ण कितना होता है, √2 इंटू ए होता है, तो इसमें √2 से गुना कर देंगे, तो √2 पहले से √2 से गुना हो जाएगा, तो √2 गुने √2 2 हो जाएगा, 2 से इसमें गुना हुआ तो 11 गुना के 22, तो इतना मान आ गया। मतलब यही हम लोग का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितना निकल के आया, तो 220 मीटर निकल के आया। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, जो यहाँ पे चाल दिया है ना, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो लंबाई निकला है किस में निकल के आया है, तो ये मीटर में निकल के आया, इसलिए कि वर्ग मीटर में दिया हुआ था, ये मीटर में लंबाई निकल के आया। तो जिस यूनिट में दिया रहेगा उस यूनिट में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फार्मूला जो होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये सभी को याद रहता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। अब हमको निकालना क्या है, समय निकालना है, तो यहाँ पर समय बराबर फार्मूला क्या लिखा है, समय इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो दूरी बटे चाल नीचे में चला जाएगा, तो दूरी बटे क्या हो जाता है, चाल हो जाता है। अब मान रखते हैं, अब यहाँ पर मान जब रखेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो दूरी निकला है ये मीटर में है, 220 मीटर। और यहाँ पे जो चाल दिया हुआ है, यहाँ पे जो चाल दिया हुआ है 6.6 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को पहले अगर मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। अब बट्टे में सेकेंड है, तो सेकेंड बट्टे में है, तो बट्टे में सेकेंड लिखना पड़ेगा। तो आवर को अगर मिनट में चेंज करना है, किस में, यहाँ पर देख सकते हैं आंसर किस में दिया है, मिनट में। तो आवर को मिनट में चेंज करने के लिए कितना, 60 से गुना करना पड़ता है, यहाँ पर 60 से गुना हो जाएगा। नीचे में घंटा, इसलिए नीचे में घंटा को दिखा रहे हैं, ठीक। अगर यहाँ पे काटना चाहते हैं, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 6 से ये कटेगा, तो ये 1.1 बचेगा। जो बचा पहले उसको लिख लेते हैं, 220 डिवाइडेड बाई 1.1 गुने 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ये दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, तो 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे दशमलव हटाने के लिए, इसलिए दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, तो ये भी जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब जो बचा नीचे में 11 बचा, ऊपर में सिर्फ 22 बचा, तो 11 से 22 2 मरतबे कट जाएगा, तो यहाँ से 2 मिनट निकल के आ गया, 2 मिनट।
ये डायरेक्ट हम लोग यूनिट पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। अगर यूनिट पर ध्यान नहीं देंगे तो गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि सभी 3 अंकीय प्राकृतिक संख्या हो जो 11 का गुणक है उसका योग निकालना है। देखिए इसमें क्या बात किया जा रहा है। सबसे पहले बात किया जा रहा है 3 अंक का 11 का गुणज लिखना है। तो सबसे पहले 3 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होता है, सभी को पता है 3 अंक का सबसे छोटी संख्या 100 होता है। ये 11 के टेबल में आता है, ये 11 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 11 से कटने वाला 3 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होता है। तो हमको पता है कि 99 11 से कटता है, लेकिन ये 2 अंक का होता है। इसके बाद 11 के टेबल में कौन आएगा, तो 11 धैया 110 होता है। तो पहला जो 11 से कटने वाला जो 3 अंक का संख्या वो कितना 110 है। इसके बाद वाला 11, इसमें 11 जोड़ते जाओ, तो इसमें 11 जोड़ेंगे तो 11 से कटेगा ही, तो 121 होगा। फिर इसमें 11 जोड़ेंगे तो भी 11 से कटेगा, तो इसमें 11 जोड़ेंगे तो 133 होगा। तो ये सब 11 से कटने वाला है, इसी का योग निकालना है 3 अंक का। तो लास्ट में क्या आएगा वो सोचना है। देखिए लास्ट 3 अंक का संख्या क्या होता है 999। ये 11 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अगर ये 11 से नहीं कट रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितना शेषफल बच जा रहा है 9। तो 9 बच जाते हैं। अगर ये 9 को हटा देते हैं 990 कर देते हैं। 990 3 अंक का अंतिम संख्या होगा जो 11 से कटेगा। 1199 ये कट जाएगा 3 अंक से। इसके बाद 999 तो इसके बाद कोई ऐसा नहीं आएगा 3 अंक का जो कटेगा। तो ये सबसे लास्ट संख्या होगा जो 3 अंक का जो क्या होगा कटेगा। तो सबसे लास्ट पता कर ले और सबसे शुरू पता कर ले। अब देख सकते हैं ये फिर क्या हो रहा है, हमेशा ये 11 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब समान मात्रा में पद बढ़ता है तो वो किस में रहता है, तो उसको बोलते हैं ये एपी में है। किस में है, ये कौन सा सीक्वेंस में है, तो एपी वाला सीक्वेंस में है। और जब भी एपी वाला सीक्वेंस में है और ये सभी का योग निकालना है, तभी इसी क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि योग निकालने का सूत्र होता है, क्या होता है n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए एक और यहाँ पर एक फार्मूला निकल के आएगा n-1 इंटू डी। एक तो ये होता है, एक और सूत्र होता है जो थोड़ा सा और आसान बना देता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को tn लिखा देते हैं या an से भी दर्शाया जाता है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी एक सूत्र होता है योग निकालना। इसलिए कि लास्ट टर्म पता है तो हम लोग डायरेक्ट लास्ट टर्म रख के निकालना है। अब इसमें क्या चीज़ नहीं पता है, तो देखिए पहला पद तो पता है, डी भी पता है, ये एन नहीं पता है कि इसमें पदों की संख्या कितना है। इसमें एन नहीं पता है कि इसमें कुल पद कितना आया हुआ है। देखिए एक और फार्मूला बताए थे एन का फार्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ये एन का जो फार्मूला होता है, एन को लास्ट पद भी बोलते हैं, अंतिम पद भी बोलते हैं। तो अंतिम पद इसमें पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, तो ये एन का मान निकाल सकते हैं। तो पहले हम एन का मान इस फार्मूला से निकालेंगे, तब इसमें रख के इसका मान निकालेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया। तो एन का मान यहाँ पे दिया हुआ है 990 और ए का मान दिया हुआ है 110 और एन का मान, तो एन का मान हमको निकालना है। और डी का मान, तो डी का मान हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि डी का मान क्या होता है, जो समान मात्रा में जो बढ़ता है वही क्या होता है, डी का मान होता है। यहाँ पर कुछ लिखे थे, टेक्निकल इश्यू का कारण मिट गया है, फिर से एक बार दिखा देते हैं कि हम लोग का जो पहला पद आया था जो 11 से कटने वाला है, 11 का गुणज है वो 110 है, दूसरा 121 था, तीसरा 133 था, 133 के 132 होगा, 132 होगा। ठीक, वैसी प्रकार से लास्ट वाला कितना था, 990 था। हम लोग एन का फॉर्मूला यूज कर रहे थे। एन बराबर पहले हम लोग को निकालना क्या था, एन निकालना था पदों की संख्या। एन यहाँ पर बता रहे, इसको अंतिम पद भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब इसका मान रखेंगे और ए का मान 110 है और एन का मान हमको निकालना है और डी का मान, तो डी बता चुके, जो समान मात्रा में जो बढ़ता है वही क्या कहलाता है, डी कहलाता है, जिसको सारे अंतर भी कहते हैं। तो डी का मान यहाँ पे 11 दिया हुआ है। सबसे पहले हमको एन का मान निकालना है, ये इधर प्लस में, इधर उसको माइनस में लेके आ जाते हैं। तो 990 में से 110 घटेगा, n-1 इंटू
11। अब ये घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 880 बच जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं, 11 इधर गुना में इधर भाग में लेके आ जाते हैं। थोड़ा सा जल्दी से चलते हैं इसलिए टाइम बहुत कम लेना रहता है क्वेश्चन बनाने में। तो ये 8 से 11 से कटेगा 8 मरतबे, ये 80 मरतबे कट जाएगा। मतलब n-1 का जो मान आ गया कितना, 80 आ गया। लेकिन हमको n का मान चाहिए, तो ये इधर प्लस में माइनस में तो जाएगा, तो प्लस में तो 80 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 81। यहाँ से पदों की संख्या जो निकल के आया कितना आ गया, 81 आ गया। अब हम लोग को पता है, क्या पता है, तो एसएन का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो एसएन का फार्मूला क्या अभी पता है कि n/2 इंटू एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद, ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा देर पहले ही बताया था। यहाँ पे n का मान कितना होगा, 81/2 हो जाएगा। पहला पद कितना 110 है, अंतिम पद कितना है 990। तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा एसएन निकल के 81/2। ये अगर जोड़ते हैं तो 0 में 0 जुड़ेगा 0, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 10 1 11 हो जाएगा। अब इसको 2 से अगर काटते हैं हम तो 2 से कटेगा, ये 11 से है तो 550 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब गुना करना है 81 में 55 से गुना करना है। तो 81 में अगर हम 55 से गुना करने जाए तो ये कितना निकल के आता है, 4450 आएगा। कितना आएगा, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे तो 44,550 आ जाएगा। तो इतना अंकों का योगफल कितना हो गया, 44,550। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इस प्रकार के बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 अंक का, 2 अंक का या 4 अंक का भी हो सकता है। वो सारे प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ देता है। जो 11 से विभाजित बोला हो सकता है 7 से बोल दे, 5 से बोल दे, कोई भी हो सकता है। ठीक, तरीका यही होता है कि वो एपी में आता है और एपी का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि के किस मान के लिए ये इसका हल जो होगा अनंत होगा। देखिए इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट आता है, इसके पहले भी इसके बारे में चर्चा किए हुए कि जब भी ये दिखे x की भी पावर 1 और y 2 चर हो और x और y का पावर 1 1 हो, इसको बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और इसको बहुत डिटेल में भी एक्सप्लेन इसके पहले का वीडियो में किए हुए हैं। फिर भी यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत बता देना चाहेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग किस प्रकार से समझेंगे। एक बार फिर से हेडिंग डालते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। 2 को चर रहता है x y, इसलिए इसको 2। अब देखो अभी भी 2 चर का 2 रैखिक समीकरण दिखाना है। उसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा जो समीकरण होता है उसको लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। और ये a1 b1 जो होता है, a1 जो होता है x का गुणांक है, b1 जो है y का गुणांक है, ये अचर पद होता है। वैसे ही ये गुणांक यहाँ पर a2 b2 मतलब कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, और ये अचर पद है, कांस्टेंट है। अब देखिए इसमें 3 प्रकार का हल देखने को मिलता है। 3 प्रकार के हल देखने को मिलता है। एक होता है केवल एक हल, केवल एक हल। जब बात किया जाता है केवल एक हल या इसका अद्वितीय हल भी कहते हैं, तो ये कंडीशन क्या होता है एक हल का। तो देखिए जो x का गुणांक होता है ना, तो x का गुणांक a1/a2, इधर x का गुणांक a1 है, इसका x का गुणांक a2 है, ये बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, बस इतना ही देखना रहता है। अगर इसका गुणांक का अनुपात बराबर नहीं हुआ तो उस समीकरण का इसको जब हल निकालेंगे तो केवल एक ही हल निकलेगा। दूसरा इसमें हल होता है
अनेक हल, दूसरा जो होता है अनेक हल। अनेक हल का कंडीशन क्या होता है कि A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के बराबर होगा, ये तीनों के तीनों बराबर होता है, तो उस केस में अनेक हल होता है। और तीसरा होता है कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं। कोई भी हल कब नहीं होगा, इस केस में क्या होता है, तो A1 बटे A2 बराबर तो होगा B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है किसके, C1 बटे C2 के। तो इस केस में कोई भी हल नहीं होता है। तो यही 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखना है दो चौबाई रैखिक समीकरण में। ठीक, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि इस क्वेश्चन का जो हल है वो कैसा है, अनंत है। अनंत मतलब अनेक है, हल क्या है, अनंत है मतलब अनेक हल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गुणांक पर आप थोड़ा सा गौर करना होगा। यहाँ x के आगे जो लिखा हुआ वो A1 का मान होगा, जो y के आगे लिखा हुआ वो B1 का मान होगा, और C1 बराबर को उस तरफ दिया हुआ है, तब हमेशा उसका साइन चेंज करके लेना है। इसलिए बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इधर प्लस में, इधर माइनस में है, तो C1 यहाँ पर माइनस में लिखाएगा। इस तरह से पहले लिख लेते हैं, A1 का जो मान है 3 × k-1 दिया हुआ है। इसी प्रकार से B1 का जो मान है वो 4 दिया हुआ है, और C1 का मान +24 नहीं लिखाएगा, इसलिए बराबर की इस तरफ लेके आएंगे तो -24 लिखाएगा। ये सब बात ध्यान में रखना है। वैसे ही A2 का मान देखें दूसरा समीकरण से, तो x का आगे क्या दिया है 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा। B2 का मान देखेंगे तो कितना 20 हो जाएगा, और C2 का मान देखेंगे तो कितना, यहाँ पर C2 का मान पूरा माइनस के साथ लेना है, ये पूरा पद है, ठीक है। तो इधर माइनस के साथ लेंगे तो -8 × k+13 हो जाएगा, -8 × k+13। अब बोला है क्वेश्चन में कि ये समीकरण का जो हल है कैसा है, अनेक हल है। अनेक हल का कंडीशन क्या होता है कि A1 बटे A2 बराबर होना चाहिए B1 बटे B2 बराबर होना चाहिए। पहले ही बोल ही दिया है कि ये अनेक हल है, मतलब ये तीनों बराबर ही होगा। तो सबका मान लिख देते हैं यहाँ पर 3 × k-1 डिवाइडेड बाई 15 बराबर B1 का मान है 4 बटे B2 का मान है 20 बराबर -24 बटे -8 × k+13। ठीक है, सबसे पहले ये माइनस से माइनस उड़ा देते हैं, 8 से ये काट देते हैं 3 मरतबे, जो कटने वाला है सबसे पहले काट के हटा देते हैं। ये 5 हो गया, और यहाँ से ये कटेगा 5 मरतबे। तो यहाँ पर बच क्या गया k-1 बटे 5, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे 5 बराबर में यहाँ हो गया 3 बटे k+13। ठीक है, अब हमको k का मान निकालना है, तो पहले ये दोनों को बराबर करते, इसलिए कि ये दोनों तो बराबर है ना, फिर ये दोनों को बराबर करके दोनों से k का मान निकालते, दोनों वैलिड होना चाहिए, इसलिए कि ये तीनों के तीनों बराबर होना चाहिए, तभी जाके अनेक हल होता है, अनंत हल होता है। तो इसको अगर ये दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों को जब लेकर सॉल्व करेंगे तो k-1 बटे 5 बराबर 1 बटे 5, सबको पता है कि नीचे से नीचे या काट सकते हैं, तो k-1 बराबर यहाँ पे 1 हो गया। k का मान निकालना, इधर माइनस में 1 इधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 + 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इससे 2 निकल के आया। अब ये दोनों को लेकर साथ में सॉल्व करते हैं, इसलिए कि ये भी बराबर होना चाहिए, तो 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे k+13। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब 3 गुना, एक में इसमें गुना होगा, इसमें इससे गुना, तो एक में k+13 से गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा, और 5 में 3 से गुना होगा तो 5×3 = 15। अब यहाँ पर 13 है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 15 में से 13 कटेगा तो k का मान क्या निकल के आया, दोनों से k का मान 2 ही निकल के आया। अगर ये दोनों से k का मान अलग अलग निकल के आता तो देख k का मान अलग अलग पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो पाता, ठीक। लेकिन यहाँ पर दोनों से k का मान किसके लिए दो वैलिड हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है P का मान बताइए, इस प्रकार के बिंदु इतना इतना को एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है जिसका B समकोण है। अगर ये B समकोण यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये जो कोण है B समकोण है, तो P का मान निकालना है। देखिए अगर बेसिक मेथड यूज करेंगे तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। बेसिक मेथड कहने का मतलब कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो दूरी का सूत्र यूज करके AB का लंबाई निकाल ले,
BC का लंबाई निकाल ले और AC का लंबाई निकाल ले तो सभी को पता ही जो AC होता है कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दो अन्य भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, लेकिन वो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट की ओर यहाँ पे चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग पढ़ते हैं स्लोप के बारे में, ढाल के बारे में, या प्रवणता भी उसको हम लोग प्रवणता के नाम से भी जानते हैं। चलिए स्लोप के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्लियर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप का मतलब होता है कोई भी लाइन कितना झुका हुआ है, जमीन के परत से कितना झुका हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्लोप कहते हैं। अब मान लो कोई लाइन है, इस लाइन पर अगर दो बिंदु दिया हुआ है, इस लाइन पे दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु है x1 y1, इसको a मान लेते हैं, दूसरा b बिंदु है, इसको ले लेते हैं x2 y2। जब किसी भी लाइन पे दो बिंदु दिया हुआ है तो उस लाइन का जो स्लोप होता है, जैसे कि यहाँ पर लाइन क्या बन रहा है, रेखा क्या बन रहा है, तो रेखा AB का अगर स्लोप का बात करते हैं, जिसको प्रवणता भी कहते हैं, इसका स्लोप का जो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है। तो ये स्लोप का फार्मूला ध्यान में रखना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप का फार्मूला होता है। दो बिंदु किसी भी रेखा पे दिया रहे, लाइन पे दिया रहे, तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। यदि यहाँ पर लिख देते हैं, यदि रेखा L1 का स्लोप M1 है तथा रेखा L2 का स्लोप M2 है, जहाँ L1 लंब है L2 पे, जहाँ ये लंब का साइन होता है, ठीक, L1 लंब है M2 के। तो देखो जब दो रेखा है, दो रेखा एक दूसरे पर क्या है, लंब है। कहने का मतलब ये है, ये एक रेखा है, मान लेते हैं ये L1 है, और एक दूसरा रेखा है जो हम L2 दे रहे हैं, और दोनों एक दूसरे का क्या है, लंब है। तो इसका जो स्लोप होता है ना, दोनों स्लोप का गुणनफल जो होता है, दोनों स्लोप का गुणनफल जो होता है वो -1 के बराबर होता है। दोनों स्लोप का गुणनफल जो होता है कितने के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब यही कंसेप्ट हम लोग को यूज करना है इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये देखिए AB और BC दोनों क्या है, एक दूसरे के लंब है। तो पहले रेखा AB का स्लोप लिख लेते हैं। स्लोप लिखने बहुत फास्ट लिख सकते हैं आप। अब ये काम कर देखिए, अब देखो हम यहाँ पर बोले हैं कि इसको A1 B1 मान लीजिए, इसको A2 B2 मान ले, मतलब x1 y1 इसको माने, x2 y2 इसको माने, उससे कोई अंतर नहीं आने वाला है, किसी को भी मान सकते हैं। अगर इसको x2 x1 माइनस इसको हम x1 और y1 मानते हैं, इसको x2 और y2 मानते हैं, तो कोई अंतर नहीं, इसको एक्सचेंज करके भी मान सकते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, y2 माइनस y1, मतलब ये होता है y2, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x1। तो यहाँ से y2 में से y1 घटाना है, मतलब क्या होगा 7 माइनस 3, अब बटे में यहाँ पर क्या होगा 4 माइनस p। तो ऊपर तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 7 में से 3 घटेगा, 7 में 3 घटेगा तो 4 बचेगा, तो 4 बटे 4 माइनस p हो जाएगा। इसी प्रकार से रेखा BC का स्लोप लिखते हैं। अब ये एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ समझाने के लिए लिख रहे हैं। रेखा BC का जो स्लोप होगा डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करना है। तो इसको अगर x1 y1 मानते हैं और इसको x2 y2 मानते हैं, तो यहाँ से 3 में से क्या होगा 3 घटेगा, तो 3 माइनस 3 बटे में यहाँ से 7 में से क्या होगा, 7 में से यहाँ पे
पी घटेगा, तो 7 माइनस पी हो जाएगा, बराबर ये कितना हुआ, 3 में 3 घटेगा 0, तो 0 माइनस 7 माइनस पी, मतलब ये पूरा 0 ही हो जाएगा। अब ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, जब लंबवत होता है m1 m2 बराबर कितने के, -1 के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये 4/4 माइनस पी का गुना 0 बराबर -1। अब यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तो 0 है, और जब ये 0 है तो 0 जब यहाँ पे है, अब हमको यहाँ पर -1 के ये बराबर भी आना चाहिए, तो ये -1 के बराबर लाना है, इसलिए क्या काम करना पड़ेगा, इसे 0 को उधर भेजते हैं, तो 0 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 4 माइनस पी बराबर, ये कभी भी किसी भी संख्या को 0 से भाग करते तो वो क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, इन्फिनिटी आता है। कोई संख्या इन्फिनिटी कब होता है, जब नीचे वाला पद क्या होता है, 0 के बराबर होता है। जब नीचे वाला पद क्या होता है, 0 के बराबर, मतलब 4 माइनस पी लगभग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तभी जाके इसका मान क्या आएगा, अनगिनत आएगा, अनंत आएगा। तो इस तरह से यहाँ से पी का मान अगर निकालते हैं तो 4 इधर छोड़ देते हैं, पी को उधर लेके जाते हैं, इधर माइनस में इधर प्लस में, तो पी का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। पी का मान क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। तब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये पी का मान 4 हो जाएगा। तो पी का मान 4 होगा, तभी जाके यहाँ पर दोनों का सुलभ का गुणनफल कितने के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन। एक और चीज़ जान ले यहाँ पर एक कंसेप्ट, कि अगर इस लाइन का देखिए, इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसके लंबवत लाइन का स्लोप हमेशा क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। अगर ये 0 आ रहा है तो इसके लंबवत लाइन का स्लोप हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी कब आएगा, तो देखिए नीचे वाला पद 0 होता है तब, इसका अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ऊपर वाला है, ये नीचे वाला पद है, तो ये 0 कब आएगा, जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी जाके 0 आएगा। तब जाके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आसान तरीका है, उसमें दूरी निकाल के उसका योगफल करेंगे तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा और मान निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले संभवतः संख्या घनों का कितना काटे। देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, उसमें से 1 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन को काटना है। जब एक आकृति से दूसरा आकृति बनाते हैं तो दोनों का आयतन क्या होता है, समान होता है। दोनों का आयतन समान होता है। तो देखिए आयतन समान करना है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले का, अब उसके संख्या नहीं पता है, तो देखिए हम मान लेते n गुने छोटे वाले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन वाले का आयतन कितना हो जाएगा। तो घन का आयतन सभी को पता है एक ही होता है, तो n मान लेते इसकी संख्या कितना n है, n इंटू a क्यू, तो a के पावर 1 हो गया, बराबर। अब ये देखिए पूरा जो इसका आयतन हुआ, ये पूरा का आयतन हो गया 1 सेंटीमीटर का। अगर n बार होगा तो उसमें n से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो पूरा का आयतन निकल जाएगा। उसी प्रकार से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले का आयतन कितना हो जाएगा, 5 की हो जाएगा। यहाँ से n का मान निकल के आता है, तो 5 के पावर 3 का मान कितना होता है, 125 होता है। 1 के पावर 2 का मान 1 ही रह जाता है, तो यहाँ n का मान कितना आएगा, 125 गो 1 सेंटीमीटर वाले घन का निर्माण होगा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से। तो ये n का मान पता चल गया। अब बोला गया है कि दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले बोला गया बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको कैपिटल A से दिखा देते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है, 6 इंटू भुजा के स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा, तो इसका भुजा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 5 25, अब 25 छः कितना होता है, तो 25 छः के 150 हो जाएगा। अब देखो छोटे वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी का योग निकालना है। तो देखिए एक का अगर ये योग निकाल के उसमें 125 से गुना कर देंगे तो सभी का योग निकल जाएगा। देखिए ये था एक का आयतन, उसमें n से गुना कर दिए तो सभी का आयतन निकल गया था, और वो बराबर था बड़े वाले घन के आयतन के। क्लियर है। वैसे ही एक का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के उसमें 125 से गुना कर देंगे तो पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये पहले 125 से गुना कर देते हैं। एक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुने भुजा का स्क्वायर।
तो 125 गुने 6 गुने एक भुजा का लंबाई कितना है 1 है। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 में 125 में 6 से गुना होगा तो 5 6 30, 3 बचेगा, छोड़ना का 12 3 15 के 5 हाथ में 1 और 5 1 7, 750 निकल के आ गया। अब यही दोनों का अनुपात बोला है, तो अनुपात में लिखेंगे तो ये ऊपर लिखाएगा 150 बटे 750, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 15 से ये एक मध्य 15 15 7 75 हो जाएगा, 15 चौका 7 15 5 75, ठीक है। तो 5 मरते भी जाएगा तो 1:2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यही इसका अनुपात निकल के आ गया। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज में कोण ए का समद्विभाजक दिया हुआ है। देखिए कभी भी एक त्रिभुज में किसी भी कोण का समद्विभाजक अगर दिया रहे, किसी भी कोण का समद्विभाजक दिया रहे तो ये चीज़ याद रखना है कि इसका जो अनुपात होता है मतलब ए बी बटे बी डी, यहाँ पर एक भुजा लेंगे ये वाला ए बी और बटे में यह जो भुजा कट करे ए बी बटे ए डी बराबर होता है इधर वाला भुजा क्या है ए सी, तो ए सी बटे किसके यहाँ पर क्या बचा है डी सी, तो इसको बटे में क्या होगा डी सी होगा। तो ये अनुपात बराबर होता है जब भी कोण समद्विभाजक होता है तब। अब इसमें जो जो चीज़ दिया हुआ है रख देते हैं। ए बी का मान दिया हुआ है 6.4, बी टी का मान दिया हुआ है 5.6, ए सी का मान दिया हुआ है इतना 8 और डी सी का मान हमको निकालना है। सबसे पहले दशमलव यहाँ पे कैंसल आउट कर देते हैं। अब अगर 8 से देखेंगे तो 8 8 64, 7 8 56 मरतबे कट जाएगा। ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, सभी को पता हो, तो ऊपर में 1 बचेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर 1 में डी सी से गुना होगा तो डी सी ही रह जाएगा और 7 में 1 से गुना होगा तो 7 ही रह जाएगा। यहाँ से डी सी का लंबाई क्या निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस ये एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था कि अभी भी कोई त्रिभुज में कोण समद्विभाजक होगा तो ये अनुपात बराबर होता है। बस यही चीज़ें ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम समापवर्तक, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम बात किया जा रहा है। तो एलसीएम और एचसीएफ को एच से दिखा देते हैं, दोनों का योगफल दिया हुआ है 1260, ठीक है। अब बात किया जा रहा है कि लघुत्तम मतलब एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ से इतना अधिक है, मतलब एलसीएम जो है बोला जा रहा है कि एचसीएफ से कितना अधिक है तो 900 अधिक है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ में ये संबंध है। भी बोल सकते हैं एल माइनस एच, एच इधर प्लस में इधर माइनस में, तो ये कितने के बराबर है 900 के बराबर है। तो एल माइनस एच पता है, एल प्लस एच पता है। अब एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो संख्या है, अगर दो संख्या का ए और बी का एचसीएफ और ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ का बात करते हैं तो एक रिलेशन होता है कि एलसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले ध्यान में रखना है। वही चीज़ पूछ दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, तो दोनों संख्या गुणनफल ज्ञात करें या एचसीएफ गुने एलसीएम ज्ञात करें, दोनों का मतलब सेम ही है, इसलिए कि एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब इससे इस पर कैसे पहुँचेंगे, तो देखिए ये दोनों में रिलेशन होता है। एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, x प्लस वाई के द होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई के द होल स्क्वायर प्लस 4xy। बस यही रिलेशन का यूज करना है। यहाँ पर एक्स वाई जगह एल और एच ले लेते हैं, एल प्लस एच के स्क्वायर बराबर एल माइनस एच के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एल इंटू एच। अब यहाँ पर जिसका मान पता है उसका मान यहाँ पर रख देंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये है 1260 के स्क्वायर बराबर, इसका अगर बात करते हैं तो 900 का स्क्वायर
प्लस 4 इंटू एल इंटू एच। अब देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया है। अब इसको आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, स्क्वायर निकाल के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही दे दिया है। तो इसका 126 का स्क्वायर निकाल देना, उस पर 2 जीरो लगा देना है। 126 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो ये लगभग इतना निकल के आता है, लगभग एग्जैक्ट इतना निकल के आता है। और 900 का स्क्वायर निकालते हैं, 9 9 81, सभी को पता है। उस पर इतना 2 का जीरो का स्क्वायर, इस पर 4 को जीरो आ जाएगा और LH हो जाएगा। इसको अब बुधा ले जाकर क्या करना है, घटाना है। तो डायरेक्ट घटा के हम लिख देते हैं, घटाते हैं। इस पर 4 जीरो है ना, तो इसको घटाएंगे, ये कितना निकल के आ रहा है 7 7 7 6 0 0 4 इंटू LH। 4 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो अगर इसे हम 4 से काट देते हैं, तो अगर इसको हम काटते हैं 4 से, तो ये कटेगा 1 9 बार में, इसलिए 3 बचेगा तो 37 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 बार में, फिर 4 बार में, फिर 2 को जीरो इस पर आ जाएगा। इस तरह से LH का जो मान निकल के आया, कितना निकल के आया, तो 1,94,400 निकल के आया। जो LH होगा, LCM और HCF का गुणनफल जो होता है वही दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन था। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा दे दिया गया था। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।